नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हम फिर से पुनः जो तीसरा अध्याय अपना अधूरा पड़ा है उसको पूरा करने के लिए आ गए हैं। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में आज पार्ट 6 होने वाला है। छठे पार्ट को हम समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम वज्र गुणन विधि जो कि प्रश्नवाली 3.5 है उसको कवर करेंगे। जिसमें पहला जो सवाल है उसके अंदर 3 से 4 सवाल दिए गए हैं। पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों का सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसका अद्वितीय हल है या फिर अनंत हल है या फिर कोई हल नहीं है। और जब यदि किसी समीकरणों का अद्वितीय हल आता है तो उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो हमने यहाँ पर पहले का दूसरा सवाल उठाया है और उसमें हम ये देखेंगे कि उसका अद्वितीय हल है या नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट मैंने लिखा हुआ है कि इस तरीके से प्रश्न में लिखा हुआ था, समीकरण दो समीकरण इस तरीके से दिए हुए हैं। तो उनको क्या करना है, ध्यान रखना कि जब भी अपने को चेक करना है कि उसका अद्वितीय हल है या नहीं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो अचर होते हैं जो बराबर के अगर इधर लिखे हुए हैं तो उनको बराबर से उधर लिखना है। तो यानी कि ये जो बराबर के इधर 5 है और बराबर के इधर 8 है, इनको बराबर के उधर ले जाएंगे, यानी कि इनका प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो ये -5 हो गया और ये -8 हो गया और इधर कुछ नहीं बचा, इसलिए 0 0 आ गए। यानी कि 1 और 2 समीकरण पुनः यहाँ आ गई है, जिसको अपन 1 डैश और 2 डैश नाम दे देंगे। ठीक है, और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको इसी तरह से क्लासेस मिलती रहें। और आपको अगर डायरेक्ट आप पार्ट 6 पर आए तो आपको पार्ट 1 से लेकर 5 तक समझना होगा, तभी आपको ये चीज समझ में आने वाली है। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसमें अपना। तो यहाँ पर 1 डैश और 2 डैश जो नई समीकरणें बना दी है हमने, है ना। तो अब हम ये चेक करेंगे कि अद्वितीय हल है या नहीं। तो यहाँ पर अद्वितीय हल चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, a1/a2 और b1/b2 ये अगर बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर वही हुआ, a1 ये है 2 और a2 क्या है 3, तो 2/3 और b1 1 है और b2 2 है तो 1/2। तो इनको ध्यान से देखो, ये आपस में बराबर नहीं है। तो जैसे ये बराबर नहीं है इसका मतलब है अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल है तो फिर हम क्या करेंगे, अद्वितीय हल का मतलब होता है कि इसका एकमात्र एक हल है, और अगर एकमात्र एक हल है तो उसका हल हम वज्र गुणन विधि से निकालने वाले हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, वज्र गुणन विधि का मतलब क्रॉस, वज्र का मतलब होता है क्रॉस तिरछा, गुणन मतलब गुणा करना है, और मेथड मतलब होता है विधि। तो वज्र गुणन विधि का मतलब क्रॉस गुणा करने वाली विधि। तो क्रॉस गुणा कैसे होगा, तो इस टाइप से अगर परीक्षा में सवाल आता है तो आपका तरीका ये रहेगा, सवाल नंबर डालना है, हल लिखना है और समीकरणों को इस तरीके से व्यवस्थित करना है। और अगर चेक करने के लिए कहा जाता है कि अद्वितीय हल है या नहीं, तो इस तरीके से चेक करेंगे। और जब चेक हो जाता है कि अद्वितीय हल है, उसके बाद वज्र गुणन विधि को कैसे आगे बढ़ाते हैं और वज्र गुणन विधि से कैसे समीकरणों का हल निकालते हैं, वो आसान भाषा में आप यहाँ समझने वाले हो। तो फिर उसके बाद लिखना है अपने को वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ऐसे लिखते हुए अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले कोई सा भी सवाल आए तरीका ये रहेगा, x लिखना है, फिर -y लिखना है और फिर 1/, इस तरीके से लिखना है। यानी कि एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार वापिस प्लस, यानी कि प्लस माइनस प्लस, और इस तरीके से 1/1 खींच देना है और सबके बीच में बराबर का निशान लगा देना है। यह तरीका सब समीकरणों पर काम करेगा जिनका भी वज्र गुणन विधि से हल निकालना है उन पर। ठीक है, आप किताब में देखोगे तो यहाँ पे माइनस नहीं दिखेगा, ठीक है। और मैंने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जैसे ये लगा देते हैं तो फिर इसमें पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि आपको किस तरीके से गुणा करना है उस पर ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही तरीका रहेगा। क्या तरीका रहेगा, यानी कि x के बटे में क्या लिखें, तो x के बटे में अपने को x को छिपाना है और बाकी जो दिख रहा है उनको लिखना है। तो x को छिपा दिया, बाकी जो दिख रहा है ये दोनों दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं, तो इनका क्रॉस गुणा करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है। तो ये क्या है, y का गुणांक क्या है 1, और ये क्या है -8, यानी -8 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -8, -8 लिखना है। फिर सूत्र का माइनस लगाना है, ये सूत्र का माइनस है। देखो x को छिपा रहे हैं तो अब क्या दिख रहा है, इनका गुणा हो गया, अब इनका भी गुणा होगा। तो ये -5 का गुणा +2 में होगा तो 5 दूनी 10, और वो भी माइनस का 10 आया, और माइनस का 10 आया तो इसको अपन लिख देंगे यहाँ पर -10 आया। फिर क्या करना है, यहाँ पे
वाई माइनस वाई है, तो अपने को वाई को छिपाना है, इनको छिपाना है। देखो वाई को छिपा रहा हूँ, तो इसको छिपाया तो क्या दिख रहा है, 2 और -8, यानी इनका गुणा इसका गुणा इसमें होगा। यानी कि जो जैसे ये माइनस लगा दिया मैंने, तो फिर आपके जो गुणे का तरीका है वो ऐसे ही रहेगा, हमेशा इस टाइप से गुणा करते जाओ, हमेशा ऊपर से नीचे, हमेशा ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इसको छिपा दिया तो क्या दिख रहा है, 2 और 8 क्या होगा, -16। कितना आया, -16। फिर सूत्र का -5 का 3 में, तो माइनस के 15 आए, कितने आए, -15। तो फिर इनका गुणा होगा, यानी कि अचर को छिपाना है और बाकी जो दिख रहे हैं उनका गुणा करना है। तो 2 का 2 में हुआ तो कितना आया, 4, और 3 का 1 में होगा तो कितना आएगा, 3 1 कम 3। इस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। फिर क्या करना, x बटा नीचे वाले को हल करते जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -8 और माइनस माइनस प्लस, और ये 10 बराबर -y है ना, -16 और माइनस माइनस प्लस, और ये 15 बराबर 1, और 4 में से 3 गया तो 1। आसान काम है, नीचे केवल जो है उनका जोड़ घटाव करते जाना है। तो देखिए x बटा क्या आएगा, 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2, और ये -y 16 और 15। जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो तो क्या होता है, घटाओ। यानी कि 16 में से किसमें से किसको घटाना है, जो बड़ी दिख रही है उसमें से छोटी को। तो 16 में से 15 गया तो 1, और इस 1 के आगे चिन्ह किसका लगाएं, उसी का लगा दो जो दिखने में बड़ी है उसका। तो इसका लगा देंगे तो -1 आया। ठीक है, और ये क्या आ गया, 1/1। देखो ये माइनस से माइनस भी कट गया, तो y/1 बचा। तो यहाँ पर x/2 y/1 और 1/1 आपस में बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर है तो फिर हम इसको और कैसे कर सकते हैं आगे, कि हम यूं कह सकते हैं, क्योंकि हमें x y का मान निकालना है, तो x/2 को हम क्यों ना 1/1 के बराबर मान लें। तो x/2 जो बराबर है वो 1/1 के है ना, वैसे ऑलरेडी बराबर है। तो x/2 1/1 के बराबर है, तो x का मान क्या आ जाएगा, x को यही रखेंगे और ये 2 का गुणा यहाँ पर होगा, है ना। तो 2 1 कम 2, और बट्टे में 1 आ जाएगा। और किसी भी संख्या के बट्टे में 1 होता है उसका मतलब वही संख्या होती है, यानी कि हर संख्या के बट्टे में 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 2 आया। फिर वापिस क्या होगा, y/1 बराबर है 1/1 के। देखो y/1 बराबर है 1/1 के, तो y का मान भी क्या आ गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 कम 1, क्या है, 1 1 कम 1, और इसके भी 1 के बटे में 1 है, तो वापिस 1 ही आना है। तो इस तरीके से x और y के हमने मान कैसे निकाले, वज्र गुणन विधि से निकाले है। ये दोनों मान इसके है या नहीं, ये हमें संतुष्टि करनी है, तो इन मानों को यहाँ रख के आप देख सकते हो, मौखिक रूप से भी देख सकते हो। जैसे x की जगह 2 रखा, ठीक है, यहाँ 2 रखा, 2 दूना 4, y की जगह 1 रखा तो कितना आया, 5, 5 में से 5 घटा तो 0, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है इसको। फिर इसको यहाँ पर भी रख के देख लो, x की जगह रखो 2 को, तो 2 को रखा तो 3 दूना 6, और यहाँ रखो 1, तो 2 1 कम 2, तो 6 2 8, 8 में से 8 गया 0, यानी कि ये मान समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मान इसी समीकरण के हैं, यानी कि हमने x और y का मान प्राप्त कर लिया। इसका मतलब हम लिखेंगे अभिष्ट हल। क्या लिखेंगे, अभिष्ट हल। और अभिष्ट हल में क्या लिखना है कि x बराबर तो आया 2 और y बराबर आया 1। इस तरीके से अपने को परीक्षा की कॉपी में वज्र गुणन विधि वाला सवाल आता है तो उसको हल करके आना है, जिसमें एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं। तो एक तो ये इस टाइप का सवाल था, और एक और हम सवाल देखेंगे जिसमें जो समीकरण का जो रूप होगा वह रेखिक समीकरण का रूप नहीं होगा, रेखिक का नहीं है, उसको रेखिक बनाना है, रेखिक का रूप नहीं है, उसको अपने को रेखिक बनाना है, और रेखिक बनाने के बाद में उनको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इस 3.5 जो प्रश्नावली है इसके अंदर सभी सवाल कुछ इसी तरीके से अपने को करना है। अब एक और प्रश्नावली जो 3.6 है, मैं उसका एक सवाल लेता हूँ 3.6।
का एक सवाल देखते हैं अपन, जिसमें लिखा हुआ है, समीकरण दी हुई है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और ये पहला सवाल, ठीक है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, है ना। कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो ये रेखिक समीकरण का रूप नहीं है, रेखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x बटे में आ रहा है ना, तो बटे में आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का रूप है। तो ये रेखिक क्यों नहीं है? रेखिक होने के लिए x की घात 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर 1, हाँ नीचे 1 है, परंतु अब ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, x की घात -1, यानी कि x की घात 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे x की घात -1 है। इसका मतलब ये समीकरण रेखिक नहीं है। तो रेखिक नहीं है तो रेखिक बनाना है, और बनाने के बाद में हल करना है इन समीकरणों को। तो कैसे करना है अपने को, हमें यहाँ पे क्या करना है कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 1/x दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे 1/y दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/y। तो हम क्या करते हैं, जो हल स्टार्ट अपना हो चुका है उसमें, है ना, मान लेते हैं कि 1/x बराबर जो है वह p है, और 1/y है वह क्या है, q। इस तरीके से हम मान लेते हैं, यानी कि इनके बराबर p और q रख देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2, तो 1/x इसकी जगह क्या आ जाएगा, p, तो 2p हो गया, प्लस 1/3, सॉरी 3 जो है उसके साथ में क्या 1/y, तो 1/y की जगह क्या आ गया, q, तो 3q हो गया, बराबर 2, ठीक है। और फिर क्या करना है अपने को, वापिस देखो 1/x की जगह क्या आ जाएगा, p, तो 3p, प्लस 2 की जगह 2, और 1/y की जगह क्या आ जाएगा, q, और बराबर क्या है 13/6। तो इसमें ये जो प्रश्न वाली है, इसमें ये नहीं कहा है कि उसको वज्र गुणन विधि से करो, इसमें लिखा हुआ है केवल हल करना है। क्या करना है, हल करना है। जब भी हल करना है तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी समीकरण से इन समीकरणों का हल निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो कि यह रेखिक समीकरण के रूप में आ चुकी है, जिसको हम 3 नंबर और इसको 4 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको रेखिक समीकरणें जो दिख रही है हमको हल करेंगे, किसी भी विधि से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि आप या तो p को गायब करो या q को गायब करो, ठीक है। तो हम p को या फिर q को गायब कर देते हैं। तो q को गायब करने के लिए अपने को क्या करना होगा, तीसरे से समीकरण है इन दोनों को खत्म करना है। इन दोनों को खत्म करना है मतलब इनको बराबर करना होगा, और इनको बराबर करने के लिए 3 का गुणा इस पूरी समीकरण में करना होगा, और इस 2 का गुणा इस पूरी समीकरण में करना होगा, ठीक है। तो तीसरी समीकरण में गुणा होगा 2 का, और घटा लेंगे फिर, है ना, और चौथी समीकरण में गुणा किसका करेंगे हम, इसमें 3 का, ठीक है। ये काम अपने को करना है। तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूं कि 3 का गुणा, तो सॉरी तीसरी समीकरण में 2 का गुणा करना है, यानी कि इसमें 2 का गुणा तो इसमें होगा इस समीकरण में, और चौथी समीकरण में किसका होगा, 3 का गुणा होगा, पूरी समीकरण में होगा, है ना। तो गुणा करते हैं, यहाँ पे देखो 2 दूना 4 p प्लस 2 तिया 6 q बराबर 2 दूना 4, ठीक है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे 3 तिया 9 p प्लस 3 दूनी 6 q बराबर इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो एक तरफ करके बता देता हूँ, 13/6 आएगा, और इसमें गुणा होगा 3 का, यानी कि क्या आएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि क्या आएगा 13/2। कुल मिला के 13/2 आना है, तो डायरेक्ट ही मैं 13/2 लिख देता हूँ, यानी कि इसका इसमें गुणा हुआ तो 13/2 आया है। इस तरीके से अपने को गुणा करना है। जैसे ही गुणा किया आपने, तो अब हमने क्या देखा है
कि देखो 6Q और 6Q आ गया, बराबर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, घटाना है, वापस ऊपर लिख दिया घटाना है। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये दोनों पद खत्म हो जाएंगे, इससे घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये देखो 9P है और ये प्लस का 4P है ना, तो घटेंगे ये भी, 9 में से 4 गया तो 5P आया, क्या आया 5P। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो दिखने में बड़ी है उसका, तो ये दिखने में बड़ी है तो इसका लगेगा बराबर। यहाँ पर क्या होगा, ये 4 है ना, और ये -13/2 है, 4 है और -13/2, एक तरफ हम करके भी निकाल के यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या होता है कि अपने समीकरण ज़्यादा लंबी नहीं होती, स्टेप ज़्यादा बढ़ते नहीं है ना। तो इसको हल कैसे करेंगे, 4/-, तो यहाँ पर हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बटे में 1 है, और इन दोनों का लघुत्तम समाप्त करके 2 आता है, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, उस 2 का गुणा करेंगे ऊपर, तो 4 दूनी 8, फिर माइनस का निशान ये दिख रहा है, वो 2 का 2 में भाग लगाया 1 आया, और उस 1 का गुणा करना है ऊपर 13 में, तो ये 13 आया, ठीक है। इसका हिसाब करेंगे तो क्या आएगा, 13 और 8 5, घटाए कितना आया 5, और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगा दिया है ना, और बटे में 2। देखो इस टाइप के घटाव कैसे होते हैं, ये 13 माइनस का है और 8 प्लस का है, जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो, देखो इसका प्लस का है इसका माइनस का है, तो उल्टे चिन्ह होने पर क्या होता है, संख्याएं घटती है, किसमें से, बड़ी में से छोटी संख्या घटती है, तो 13 में से 8 घटाया तो 5 बचा, और चिन्ह किसका लगाएं, तो जो दिखने में बड़ी संख्या है उसका लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो क्या आ गया, -5/2, क्या आ गया, -5/2। देखो ये माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि दो समीकरण है एक तरह का, और समीकरण है इसका मतलब हम समीकरण में क्या होता है कि दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, दोनों तरफ के चिन्हों को हटा सकते हैं, है ना, दोनों तरफ कुछ भी किया जा सकता है, पर दोनों तरफ एक जैसा काम होना चाहिए। देखो इधर भी मैंने माइनस काटा तो इधर भी माइनस काटा, तो यहाँ पर क्या आया, 5P बराबर 5/2, ठीक है। देखो एक चीज अपने यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि ये -5 से है ना, देखो ये 5 से 5 भी कट रहा है, तो क्या बचा, P बराबर 1/2, क्या आ गया, P बराबर 1/2, P बराबर 1/2, यहाँ कुछ नहीं देखे 1/2 है, ठीक है। तो ये P का मान निकला, किसका निकला है, P का मान निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, इस P के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो, यानी कि हम समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में P बराबर क्या रख रहे हैं, 1/2 रखने पर, तो 3 में 1/2 रखेंगे तो ये तीसरी समीकरण ये है, तो 1/2 रखा तो यहाँ पे 1/2 आया, प्लस 3Q बराबर 2, देखो ये जो समीकरण है 2, P की जगह 1/2 आ गया, प्लस 3Q की जगह Q है बराबर 2, ठीक है। देखो 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, प्लस 3Q बराबर 2, तो 3Q बराबर 2, और ये प्लस का 1 दे रहा है तो माइनस का 1, तो 3Q बराबर 2 में से 1 गया तो 1, तो Q का मान क्या आ गया, 1/3, कैसे आया 1/3, Q की जगह Q लिखा, बराबर की जगह बराबर, 1 की जगह 1, और ये 3 इसके गुणे में था तो भाग में आ गया, तो हमने देखा यहाँ पर Q का मान क्या है, 1/3। पर अभी तक हमें हमारे समीकरणों का हल प्राप्त नहीं हुआ है, ये जो हल प्राप्त हुआ है ये 3 और 4 का प्राप्त हुआ है, परंतु अपने प्रश्न में जो मुख्य समीकरण है ये दोनों है, तो इनका हल निकालना है, यानी कि हमने जो माना है वो 1/x को P के बराबर माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/x किसके बराबर है, P के बराबर है, इसलिए 1/x किसके बराबर हो गया, P, और P का मतलब 1/2 के बराबर हो गया। और अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर समीकरण है, समीकरण में 1/x और 1/2, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, x 2 के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब x किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना, यहाँ पर भी 2 आएगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो यहाँ 1/2 यहाँ पे 1/2 होगा, इसलिए x का मान क्या हो गया 2, तो x का मान निकल गया 2, ठीक है। वापिस चूंकि 1/y किसके बराबर है, Q के,
तो क्या होगा 1/y क्यू के बराबर, और क्यू का मान क्या है 1/3, तो y का मान क्या आ गया 3, y का मान क्या है 3। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट y का मान कैसे निकाल रहा हूँ ये आपको ध्यान से समझना चाहिए। ये अगर ऐसा होता है 1/y बराबर 2/3, तो मैं कभी ऐसे नहीं लिखता कि y बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये दोनों ऊपर वाले तो बराबर है, इसका मतलब नीचे वाले भी बराबर होंगे, तभी तो ये बराबर होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y बराबर 3, है ना। तो ये y का मान क्या आ गया 3। तो हमने यहाँ पर जो रैखिक समीकरण नहीं था उसको रैखिक समीकरण बनाया। वो भी कैसे बनाया, एक जैसा रूप जैसे दिखा 1/x 1/x, तो उसको मैंने p मान लिया, और 1/y और 1/y दिखा उसको q मान लिया, और उस p q को इन समीकरणों में सेट किया, तो ऐसा समीकरण बना। और बनने के बाद विलोपन विधि से हल किया, तो इस p और q के मान हमें प्राप्त हुए, और जो p और q को हमने माना था उसको फिर से लिखा, और p और q का जो मान आया था उनको रखने पर हमें x का मान प्राप्त हुआ और y का मान भी प्राप्त हुआ। अंत में हम लिखेंगे अतः अभिष्ट हल। क्या लिखेंगे अंत में, परीक्षा में हमें क्या लिखना चाहिए, अतः अभिष्ट हल। और अभिष्ट हल में क्या लिखेंगे, x बराबर तो 2 आया और y बराबर 3 आया, जो कि समीकरण 1 व 2 के हल है। तो इस तरीके से अपने को वज्र गुणन विधि, ये वज्र गुणन विधि नहीं थी, यहाँ पर हमने विलोपन विधि से समीकरणों को हल किया है। वज्र गुणन विधि का प्रयोग हमने इससे पहले किया था, और इस सवाल को भी वज्र गुणन विधि से किया जा सकता था, परंतु सवाल में था कि आप कोई सी भी विधि से इसको हल कर सकते हो। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, सारी चीजें हमने कवर कर ली है ना। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेसन में, जो कि चौथा लेसन है, उसमें हम इंटर करेंगे अब अगले वीडियो में। और चैनल पर आप अभी तक बने हुए, इसका मतलब आप गंभीर हो अपनी पढ़ाई को लेकर, और इसी तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब वीडियोस जो मेरे अपलोड किए गए हैं उनको देख सकते हो। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।